कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय, दयोदय जैसे महाकाव्य लिखे, सुदर्शनोदय जैसे महाकाव्य लिखे, चंपू काव्य लिखे, ऐसे ऐसे काव्य लिख दिए कि जो बृहत्त्रयी के रूप में जाने वाली 3 कृतियां थीं, जो सबसे बड़े महाकाव्य माने जाते थे, उन सब पर भी ये चौथी कृति जो जयोदय आई, ये भारी पड़ गई। पहली कृति थी जयोदय, फिर उसके बाद तो अंबाल लगा दिया गुरुदेव ने। लेकिन देखो, कृति लिखना अलग वस्तु है, लेकिन कृति का प्रचार भी नहीं किया और कृति का प्रकाशन भी नहीं किया। वो एक ही बात कहते थे, मैं साधक हूँ, प्रचारक नहीं। मैंने अपना उपयोग लगाने के लिए और जिन शासन की छोटी मोटी मैं सेवा कर पाऊँ, इसके लिए मैंने कृति लिखी है। इसको मैं प्रकाश में ला करके और दूसरों के सामने अपनी प्रभावना कर पाऊँ, इसके लिए नहीं लिखी। कितने उत्कृष्ट विचार होंगे सोचो। नहीं तो तुम एक कविता लिखते हो तो प्रकाशित करने की कोशिश करते हो, वो महाकाव्य लिख दिए। होता कि नहीं होता? एक अच्छा सा गाना गा लो, हम ऑर्केस्ट्रा में आ जाए, ये भाव आ ही जाता है। ये मानवीय वृत्ति, किसी व्यक्ति की हम बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन इतने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे। और यदि ये महाकाव्य आज आपके सामने आए हैं तो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के अतिक परिश्रम के सामने। जब राजस्थान में भ्रमण करते उन्होंने देखा कि पंडित भूरामल जी के जो रचित काव्य हैं, जो पांडुलिपियां हैं, वो टोकरियों में पड़ी हुई हैं, टोकरियों में पड़ी हुई हैं। इतनी बड़ी बड़ी कृतियां, ना किसी ने उनको पढ़ने की कोशिश की, ना प्रकाशित कराने की कोशिश की। लेकिन जब सुधा सागर जी महाराज राजस्थान पहुंचे, उन्होंने वहां देखा, अरे ऐसी अमूल्य निधि जो जिन शासन के गौरव को बढ़ाएंगी, और आज यहाँ है। ठीक है, उस साधक की निरीता थी, ठीक है, उस साधक की निरीता से इस कृति का गौरव और बढ़ जाता है। लेकिन जब तक कि लोगों के सामने ना आए, उस साधक के प्रति न्याय नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने प्रकाशित कराया, और आज ज्ञानेतर विद्वान भी इस बात को मानने के लिए तैयार खड़े हैं कि नहीं, जिनागम में भी संस्कृत की ऐसी सेवा हुई है, ऐसी सेवा हुई है कि कालिदास भी पीछे छूट गए। अब देखो, हम सबके माध्यम से अपनी जिन शासन की सेवा की जा रही है, और ये भी जिन शासन की सेवा है कि हम गुरुदेव की भक्ति को न सिर्फ अच्छी सुंदर द्रव्य के माध्यम से करने लग गए हैं, बल्कि अपने आप को सुंदर भावों के साथ और उत्साह के प्रतीक के रूप में भक्ति की कलगी अपने माथे पर लगाकर करना शुरू कर दिया है। ये छोटी बात मत समझना, ये मत समझना कि तुम लोगों के सामने और कैमरों के सामने आ रहे हो, तुम अपने अंदर छुपी हुई विचारों को उद्घाटित करने के लिए माथे पे कुछ पाग लगा रहे हो। ये माथे के पाग मात्र नहीं है, ये तो वो पाग है जिसमें जब आपके अतिशय क्षेत्र का भविष्य पगेगा तो दुनिया के सामने आपका पाग मैसूर पाग से भी ज्यादा मिष्ट बन जाएगा। होगा। कुछ लोगों को विश्वास होने में थोड़ा सा समय है, लेकिन विश्वास के पायदान तो वो चढ़ चुके हैं, इतना तो हम कहने में कोई मुश्किल महसूस नहीं करते, चढ़ चुके हैं। धीरे धीरे चढ़ते, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। कोई फास्ट चढ़ता है, कोई धीरे धीरे चढ़ता है, किसी घुटनों में दर्द होता है। अब घुटनों की बात आई तो एक अच्छी बात बता दूं मैं आपको। कई सारे ड्राई फ्रूट्स का आपने नाम सुना होगा, सुना है? जैसे यहाँ पर बादाम भी है, काजू भी है, अखरोट भी है। विज्ञान बोलता है ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स जैसे आकार को लेकर के होते हैं, उस प्रकार के आपके जो शरीर में अंग हैं उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं। जैसे काजू का आकार होता है किडनी जैसा, तो वो किडनी को सपोर्ट करने वाला होता है, किडनी के लिए फायदेमंद होता है। बादाम का जो एक आकार होता है आपकी आंखों जैसा, तो आंखों के लिए ज्योति बढ़ाने के लिए बादाम कारण बनती है, ऐसा बताते हैं ना आप लोग। जब आप देते हैं हमारा ले लो, आंखों के लिए अच्छा होता है। हम लोग हमारी आंखें अच्छी काम करती हैं। तुम तो सिर्फ सामने दिखा रहे हो, मैं तुम्हारी दूरदृष्टि को भी देख लेते। तुम्हारे भविष्य को देखा नहीं होता तो क्या 28 तारीख का इतना आलम होता? ये किया तुमने है, ये सब किया तुमने है, लेकिन तुम करने लायक थे। ये एहसास तुमने पहले किया था क्या? तुम सबने कर लिया, लेकिन एहसास कराने की मात्र आवश्यकता थी, जो 3 जामवंतों ने आपके सामने कर दिया। तो अखरोट की जब बात आती है
अखरोट का आकार कैसा होता है? ब्रेन जैसा होता ना। तो लोग कहते हैं महाराज अखरोट से ब्रेन, मस्तिष्क बहुत सुदृढ़ होता है। और एक दूसरे लोग ये भी कहते हैं महाराज घुटनों के लिए अखरोट फायदेमंद होता है। तब एक चिंतन हमारे दिमाग में आया, कहीं इसी कारण तो ऐसा नहीं कहा जाता कि एक दिमाग यहाँ होता एक दिमाग यहाँ भी होता। बोलते ना तुम्हारा दिमाग घुटनों में आ गया। अब अखरोट दोनों जगह फायदेमंद करता है, इसके लिए भी करता है, उसका तो आकार ठीक है। अब इसमें भी यदि फायदा करने लग गया है तो कहीं इसी कारण तो दिमाग घुटने में आ गया हो, ऐसी कहावत ना बन गई हो। चलो कम से कम कहीं भी दिमाग हो, अखरोट दोनों दिमाग को काम करने वाला होता है। तो अब हम बात करने जा रहे थे कि आपकी उत्साह है किन किन रूपों में सामने आते हैं। हम कालिदास की बात से शुरू किए थे, लेकिन हम विषयांतर नहीं गए हैं, बीच में आपकी रुचि बढ़ाने के लिए कुछ पास। कल ही हमने कहा था कि जैसे ही तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा, जैसे हमारे सामने श्रोता बैठे होंगे, हमारे प्रवचन का विषय वैसा बनता चला जाएगा। आज सारे हमारे युवा श्रोता सामने बैठे हैं और आज तो युवाओं ने सिर्फ आधा स्थान कवर किया है। कल से ऐसा हो जाए कि आपके लिए ये तय करना आसान हो जाए कि अब स्थान जो वहाँ तैयार हो रहा है जल्दी बनाओ, क्योंकि अब युवाओं के अलावा दूसरों को बैठने की यहाँ जगह ही कम बची है। हो सकता है ना ऐसा? अपनी पगड़ी और अपनी कल से ध्यान रखना, ये जो पगड़ियाँ 3 प्रकार की पहने हैं, कल से सबको एक ही प्रकार की पगड़ी मिलेगी। और जिनका सम्मान करते हैं उनके लिए कई 4 प्रकार की पगड़ियाँ आई हैं ना, तो एक प्रकार की पूरी कलगी वाले सारे युवा पहनेंगे, और वो सारे के सारे जो धोती दुपट्टा पहन करके आए वो पहनेंगे, ताकि लगे कि भले ही हम पंचकल्याण को विधान में वेशभूषा पहनते हों, हम तो गुरुदेव की पूजा को ही पंचकल्याणक मानते हैं और विधान मानते हैं, डेली वेशभूषा में आते हैं। और जब यहाँ पर ये शुरुआत हो जाए तो इनको भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये लोग तो ड्रेसें पहले ही अपनी एक सी बनवा के रखे हैं। यहाँ पर गुरुदेव का ये विधान, गुरुदेव की पूजा का ये अनुष्ठान छोटा मोटा नहीं है। जिस पूजा को करने में सबसे ज़्यादा मन लगता है, बताओ कौन सी पूजा है वो? बहुत सारी पूजाएं आप रोज करते होंगे, लेकिन जिस पूजा को करने में भाव अपना आप विशुद्धि भरने लग जाते हैं, वो पूजा आपके पुण्य को बढ़ाने की सबसे श्रेष्ठ पूजा है। ऐसे में आपकी द्रव्य तो सुंदर हो गई, आपके भाव भी सुंदर हो गए, अब आपकी ड्रेस भी उतनी सुंदर हो जाए और लगे कि पूरे चातुर्मास गुरुदेव के विधान यहाँ पर हुए हैं। तुम आचार्य 36 विधान की बात करते हो, रक्षाबंधन विधान की बात करते हो, मुकुट सप्तमी विधान की, अभी यहाँ सब आएंगे, लेकिन वो विधान तो एक संविधान बनेंगे, लेकिन विधान तो यहाँ पर रोज होते चले जाएंगे, जो कल से आपके उत्साह के रूप में देखेंगे। तो उस कालिदास की हम बात कर रहे थे, अभी कालिदास गया नहीं है, सामने ही है। तो वो आया, जब जैसे हुआ ऐसा, तो बस उसको तभी से उसकी प्रज्ञा प्रखर होने लग गई और वो संस्कृत का पर्याय बन गया। ऐसे ही कुछ कालिदास आज हमारे युवाओं के बीच में तैयार हो रहे हैं कि जिस साख पर बैठे हैं उसी साख को काट रहे हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में अध्ययन करने वाले अधिकांश युवा वही मूर्ख कालिदास की इतिहास को दोहराने में लगे हुए हैं। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको आप AI बोलते ना, IT क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आज इन लोग के लिए स्कोप मिल रहा है, लेकिन ये स्कोप कम समय का है, बहुत कम समय का है, क्योंकि आप जिस साग पर बैठे हैं उसी को काटने में लगे हैं, तो स्कोप भी खत्म होंगे और एक दिन आपके लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। आज मैं उस तथ्य को उजागर करने वाला हूँ। जेईई की तैयारी करते करते 2-2 साल कोटा में कमाते हैं, 2 साल तो कम है, अब तो 8th के बाद पहुंचने लग जाते, 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं IIT में सिलेक्शन पाने के लिए, ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं और उनकी हायर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हायर एम्बिशंस होती हैं। और हायर एम्बिशंस रखने वाले बच्चे जब छोटी मोटी अपनी प्रतिभा के कमती के शिकार हो जाते हैं तो हायर डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के जज ने बोल दिया, जो कोटा था एजुकेशनल हब, अब क्यों बनता जा रहा है सुसाइडल हब। सुसाइडल हब, आत्महत्याएं जितने ज़्यादा कोटा में पढ़ने वाले बच्चे करते हैं उतने ज़्यादा तो पूरे भारत में रहने वाले बच्चे नहीं करते। क्यों? उनकी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 साल IIT में प्रवेश पाने के लिए जो ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं,
और जब रिजल्ट उनके माफिक नहीं आ पाता तो बस एक ही रिजल्ट को अपना लेते हैं, आत्महत्या। और बाई चांस रिजल्ट उनके माफिक आ भी गया, उनको आईआईटी मिल भी गई, उसके बाद ब्रांच पाना चाहते हैं आईटी और सीएस का, और इसके बाद तैयार होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, R&D जिसको बोला जाता है। अब ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, थोड़ा सा आप लोग को ही बता दें, तो कहीं ऐसा ना हो आप लोग बोर हो जाएं, क्योंकि हमने कहा कि आज हमारे सामने युवा बैठे हैं तो उनके मतलब की बात होगी, लेकिन सबके मतलब की बात होगी, ये भूल मत जाना। और वो बात तो अपने आप आ ही जाएगी जो रोज होती थी, कहाँ से आ जाएगी हमें पता नहीं। अच्छा, किसी से कहा जाए तुम्हारे पास नकली बुद्धि है, सहन कर पाएगा? आपसे हम कह दें तुम्हारे पास नकली बुद्धि है, भले ही मेरे सामने कुछ ना कहो, लेकिन किसी दूसरा कह दे आपको तो 2 तमाचे रसीद कर दोगे, नकली बुद्धि बोलता है। और यदि उससे कह दिया जाए क्या तुम्हारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्या बात है, थैंक यू, अरे क्या अंतर पड़ गया? नकली बुद्धि कही तो तुम चिढ़ गए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कही तो तुम थैंक यू बोलने लग गए। अरे दोनों, एक इंग्लिश में कहा और एक हिंदी में कहा। अब ये नकली बुद्धि, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, तो क्या बोलते हैं? नकली जेवर बोलते ना। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब क्या? नकली बुद्धि है। इंटेलिजेंसी का मतलब बुद्धि है, और आर्टिफिशियल का मतलब नकली बनावटी है। तो जैसे उसको एआई में कितने माहिर हो, मतलब तुम नकली बुद्धि में कितने माहिर, ऐसा कह दिया जाए तो आपके चरणों में गिर पड़ेगा। और यदि नकली बुद्धि कह दो तो तुम्हारे माथे पड़ जाएगा, गले पड़ जाएगा। अब देखो, इसके माध्यम से जो मानव सभ्यता तार तार हो रही है, उसके दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं। एक दिन हमने जिक्र किया था, अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन, अभी जो वर्तमान में हैं, निवर्तमान हैं, वर्तमान में तो हैं, क्योंकि ट्रंप फिर से अपने जो राजमाइश कर रहे हैं चलता है वहाँ पर। तो उन्होंने कुछ महीने पूर्व एक मीटिंग बुलाई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी, और ये जांचने की कोशिश की कि नकली बुद्धि का इतना जो विस्तार किया जा रहा है, ये मानव सभ्यता पर क्या प्रभाव डालेगा। तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। सन 2045 तक इसी हद तक यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ती चली गई तो मानव सभ्यता खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगी। अब 2045 में कितना वक्त बचा बताओ? 21 साल मात्र बचे हैं, और 21 साल कब निकल जाते पता नहीं लगता। ये हॉल 21 साल पहले भी था, आज भी है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए सब पता है। अब देखो, जब ये चौंकाने वाला परिणाम सामने आया तो फिर ये चिंता व्यक्त की गई कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अब कहाँ जाके दम तोड़ेगी, खुद दम तोड़ेगी या मानव सभ्यता का दम तोड़ेगी। तो खुद तो दम तोड़ने वाली है ही नहीं है। इस हद तक ये स्थायी बढ़त हासिल कर चुकी है कि मानव सभ्यता से, मनुष्यों से मशीन बहुत आगे निकल गई है। आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का, सुना है ना? एक वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ, और आज लोगों की प्रतिभा को अथवा आईक्यू लेवल को आंका जाता है तो सबसे बड़ा आईक्यू आइंस्टीन के पास था, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन उन्होंने किस हिसाब से निकाला वो तो वो जाने, लेकिन आइंस्टीन की प्रतिभा से भी काफ़ी गुना आगे आज मशीन की प्रतिभा बढ़ चुकी है। मशीन कौन सी? रोबोट, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आप कितना सोच पाओगे? आपकी मेमोरी कार्ड कितना होगा? उसके पास तो इनफाइनाइट है, अनंत है। और अभी तो एआई का ज़माना चल रहा है। सन 2029 यानी 5 साल बाद AGI लॉन्च होने वाला है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी। ये एआई से भी बहुत गुना ज़्यादा आगे विकसित उसका प्रारूप है। और तीसरा फिर आने वाला है इसके बाद ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी। फिर तो तुम मशीनों से पार पा ही नहीं पाओगे। आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? हाँ, मशीन आपको सुलाने वाली है, लेकिन आप मत सोइए, आप जागरूक रहिए। अब जिन बच्चों को आप पूना, मुंबई, बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजते हैं और जॉब करने के लिए भेजते हैं, कुछ दिनों में वो वापस आने की तैयारी में हैं, क्योंकि कंपनीज ने अब एआई के थ्रू अपना काम निकालना शुरू कर दिया। अब उनके लिए मनुष्यों की कोई आवश्यकता नहीं।
जिस लुभावने पैकेज को देकर के सारी आईटी कंपनियां आपके बच्चों को हायर करती हैं, और जैसे ही उनके माध्यम से एआई को विकसित करने के बाद उनका पेटेंट करा लेती हैं, उसी वर्ष वो उनको फायर कर देती हैं, यानी कि उनको बाहर कर देती हैं। अभी विप्रो कंपनी ने हजारों कर्मचारियों को बाहर कर दिया, जिन कर्मचारियों ने विप्रो कंपनी की सेवा करके उनके लिए कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए और कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। कंपनी ने ये नहीं देखा कि हमारे प्रति इनका इतना एहसान है तो इनको हम बचा के रखें, नहीं, उनका पैकेज इतना कम कर दिया, 3-3.5 लाख का पैकेज कर दिया। आपको करना हो तो इतना मिलेगा, नहीं है तो आप देख लो, क्योंकि हम आपको भगा तो नहीं रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भगा रहे हैं। जिनको 20-20, 25-25, 50-50 लाख का पैकेज देकर के पहले नियुक्त किया था, और उनकी प्रतिभा से उन्होंने कुछ जो सॉफ्टवेयर तैयार कराए, रोबोट्स तैयार कराए और उनका उपयोग कर लिया, उसके बाद लगा कि इनके पास इससे ज़्यादा प्रतिभा नहीं है, तो बस एकदम से कह दिया कंपनी ज़्यादा इतना भार वहन नहीं कर सकती, आपको रहना है तो आपको 3.5-4 लाख का पैकेज मिलेगा वर्ष में, इसके बाद आप देख सकते हैं। अब बताओ, जाने अनजाने में कंपनी ने हजारों एम्प्लॉय को बाहर कर दिया, और उन्हीं कंपनीज के लिए आपके बच्चे 4-4, 5-5 साल कोटा में रह के मेहनत करते हैं। और यही मेहनत यदि वो घर पे करते, यही मेहनत अपने परिवार के बीच में करते, तो ना परिवार से दूर होते, ना अपनी प्रतिभा से दूर होते, और ना अपने जीवन से दूर हो पाते। नहीं कर रहे, वहाँ करते हैं। अब देखो, और क्यों करवाते हैं, उसके पीछे एक कारण और भी है। क्यों आप अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं? क्योंकि छोटे स्थानों पर बच्चों की शादियाँ नहीं होती। पहला मूल कारण तो यही है कि नहीं? भले ही कितने संपन्न क्यों ना हो आप लोग, लेकिन बेटी वाले बेटी को देते हैं बड़े स्थान पर अथवा कोई बड़े घर में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।